नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में विधिक क्षति के लिए सूत्र, मतलब कि विधिक क्षति होती है विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। कौन सी क्षति कब क्षतिपूर्ति के योग्य मानी जाएगी, क्षतिपूर्ति कब दायी होगी, हानि और क्षति में क्या अंतर है, हानि और क्षति। बिना हानि के भी क्षति हो सकती है और बिना क्षति के भी हानि हो सकती है। इंजूरिया साइन टेम्नो और टेम्नम साइन इंजूरिया, ये लैटिन सूत्र है। इंजूरिया साइन टेम्नम और टेम्नम साइन इंजूरिया। विधिक जो अधिकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आत्यंतिक अधिकार, एब्सोल्यूट राइट, और दूसरा होता है सापेक्ष अधिकार, क्वालिफाइड राइट्स। आत्यंतिक अधिकार वो अधिकार है जिसमें चाहे विधिक यानी हानि हुई हो या ना हुई हो, वादी को कोई भी हानि साबित करने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिवादी फिर भी लायबल है। यह है आत्यंतिक राइट। और दूसरा होता है सापेक्ष राइट, क्वालिफाइड राइट, जिसमें हानि साबित करना जरूरी है। जब वादी अपनी हानि को, अपनी हुई क्षति को साबित कर देता है, तभी प्रतिवादी उसके प्रति लायबल होता है। आत्यंतिक जो राइट है, जो एब्सोल्यूट राइट है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अतिचार, ट्रेसपास। यानी कोई व्यक्ति बिना किसी आशय के भी यदि दूसरे की संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश करता है और यदि वो अतिचार की श्रेणी में आता है, तो उस अतिचार के फलस्वरूप चाहे उस संपत्ति के मालिक को कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो उस अतिचार के लिए लायबल माना जाएगा। दूसरा होता है सापेक्ष अधिकार, जिसमें हानि होना जरूरी है। वो है जैसे न्यूसेंस। कोई व्यक्ति अपने घर के सामने सड़क पर गड्ढा खोद देता है और वो गड्ढा खोद करके न्यूसेंस तो पैदा कर रहा है, लेकिन जब तक किसी दूसरे व्यक्ति को कोई डैमेजेस नहीं हुई हो, वो उसके प्रति वाद नहीं ला सकता। या तो उसके आने जाने में रास्ते में रुकावट हुई हो, कोई नुकसान हुआ हो, तभी वो उसके प्रति वाद ला सकेगा। या वाद लाता है तो वो दायी तभी होगा, प्रतिवादी दायी तभी होगा जब वो कोई न कोई अपना नुकसान साबित कर दे। दूसरा होता है विद्वेषपूर्ण अभियोजन, जिसमें वो बिना किसी कारण के विद्वेष की भावना से किसी दूसरे के प्रति अभियोजन की कार्रवाई चला देता है, तो उस अभियोजन की कार्रवाई के फलस्वरूप वादी को हुई क्षति उसको साबित करनी पड़ती है। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र के फलस्वरूप उस वादी को जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, वो उसको साबित करनी पड़ेगी, तभी वो उस क्षतिपूर्ति के लिए दायी या अधिकारित होगा। ऐसे कैसे कपट किया, लेकिन कपट के फलस्वरूप दूसरे को जो कोई नुकसान हुआ है या हानि हुई है या क्षति हुई है, उस क्षति को साबित करना जरूरी होता है। ये सब होते हैं सापेक्ष राइट होते हैं, सापेक्ष अधिकार, क्वालिफाइड राइट। और वो आत्यंतिक अधिकार होता है जिसमें कोई भी हानि साबित करने की जरूरत नहीं है। यदि उसका वो अधिकार था और उस अधिकार का हनन हुआ है, तो फिर वो उसके लिए वादी है, प्रतिवादी है, उस वादी की क्षति के लिए दायी है। इंजूरिया साइन टेम्नम, ये इसी के आधार। सबसे पहले इसका केस है एशली बनाम वाइट, एशली वर्सेस वाइट, 1703 का। इस केस में ये हुआ था कि
इस वादी को बिना किसी विधिक कारण के प्रतिवादी जो निर्वाचन अधिकारी था उसने मत देने से वंचित कर दिया। तो मतदान समाप्ति के बाद इस वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक अपकृत्य विद्रोह के तहत क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया कि चूंकि मत देना मेरा राइट था और मुझे उस राइट से इसने बिना किसी विधिक औचित्य के वंचित किया, इसीलिए मुझे इसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। 1703 में न्यायालय ने यह माना कि यस, उसको क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पौंड की राशि दिलाई गई। इसमें हालांकि राशि कम दिलाई जाती है, जहाँ नुकसान नहीं होता। उसका कारण ये होता है कि केवल राइट साबित करने के लिए, हाँ इसका विधिक अधिकार था, ये साबित करने के लिए न्यायालय उसके फेवर में ऑर्डर देता है। ऐसा एक और केस है जिसमें उत्तर प्रदेश का केस है जिसमें उसको मत देने से वंचित किया जाता है। फिर वो उस निर्वाचन विभाग के खिलाफ वाद लाता है। निर्वाचन विभाग का यह कहना होता है कि इसके मत से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ये जिस व्यक्ति के पक्ष में मत करना चाहता था वो व्यक्ति तो ऑलरेडी चुनाव जीत चुका है। फिर भी उसके फेवर में, वादी के फेवर में वाद तय किया जाता है और प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाती, प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है, क्योंकि मत देना उसका विधिक अधिकार था। उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। उस उल्लंघन के फलस्वरूप चाहे कोई वास्तविक हानि हुई हो या न हुई हो, उसके विधिक अधिकार की हानि जरूर हुई है, उसको विधिक क्षति जरूर हुई है, इसीलिए उसे क्षतिपूर्ति मिलेगी। ऐसा ही है मर्जेटी बनाम विलियम्स, 1830 का केस है। मर्जेटी वर्सेस विलियम्स 1830 का केस है। इस केस में भी एक बैंक होता है, उस बैंक में ये मर्जेटी ग्राहक है और ये विलियम्स मान लो बैंक का अधिकारी है। इस ग्राहक ने एक चेक लगाया या इसका चेक उस बैंक में किसी को दिया, उस बैंक में गया, इसके खाते में पर्याप्त राशि होते हुए भी इसके चेक को डिसऑनर कर दिया गया। इसके अकाउंट में पैसे होते हुए भी इस चेक को डिसऑनर कर दिया गया। हालांकि इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, बैंक में इसको कोई एक भी रुपए की आर्थिक हानि इसको नहीं हुई, फिर भी ये गया कि मेरे अकाउंट में पैसा सफिशिएंट बैलेंस होने के बावजूद मेरे चेक को रिटर्न किया गया है, ये बैंक की लापरवाही है और इसके लिए मुझे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो न्यायालय ने माना कि यस, ये सही है और बैंक का अधिकारी या कर्मचारी इसका दोषी है और इसके लिए अपकृत्य विद्रोह के तहत उसको क्षतिपूर्ति दिलाई गई। ये केस है भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1985 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें भीम सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे और इनको विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से रोका गया, वो भी बिना किसी विधिक औचित्य के। तो इन्होंने क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया और न्यायालय ने इनके फेवर में, इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए इनको क्षतिपूर्ति दिलाई। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने से इनको कोई आर्थिक हानि या अन्य कोई हानि नहीं हुई थी, फिर भी न्यायालय ने माना कि भी ये इनका विधिक अधिकार था और इनके विधिक अधिकारों से इनको वंचित किया है, इसीलिए इनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। एक और केस है कॉन्स्टाइन्स बनाम इंपीरियल लंदन होटल्स 1944 का केस है। ये कॉन्स्टाइन्स नाम का एक क्रिकेट खिलाड़ी था। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम लंदन में कोई गेम खेलने गई थी। एक होटल में उनके रूम बुक हुए थे और होटल में ठहरी हुई थी। किसी कारणवश एक खिलाड़ी का जो रूम बुक था वो रूम किसी कारणवश होटल ने देने से मना कर दिया और उस खिलाड़ी को उससे भी अच्छी सुविधाओं वाले अन्य होटल में उसका रूम बुक कर दिया और उसको सुविधा दी। वो अपकृत्य विधि के तहत खिलाड़ी वाद लाने के लिए गया कि मैं उस टीम का मेंबर था, मैं उस टीम के साथ उस होटल में रहने के लिए आया था, इसीलिए मैंने वो रूम बुक किया था। होटल ने इस प्रकार मेरे साथ क्षति की है, इस प्रकार मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया है, मुझे वहाँ नहीं रुकने के लिए और मुझे इसीलिए मुझे उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए और उसे क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति दिलाई गई। हालांकि जो रूम बुक था उससे भी अच्छी सुविधाओं का रूम उसे उपलब्ध करवाया गया, फिर भी उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए उसको क्षतिपूर्ति दिलाई गई। ये थे बिना हानि की क्षति से संबंधित केस। मतलब इसमें आर्थिक या शारीरिक या धन संबंधी या संपत्ति संबंधी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। बिना हानि की क्षति, फिर भी क्षति होती है। क्षति का मतलब होता है विधिक अधिकारों में डैमेजेस, कुछ भी नहीं, इंजुरी या कुछ भी डैमेजेस होता है। मतलब आर्थिक हानि तो कुछ भी नहीं होती, शरीर की कोई हानि नहीं होती और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, लेकिन इनके विधिक अधिकार की क्षति होती है, इसीलिए इनको लायबल माना जाएगा। विधिक अधिकारों की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी बिना हानि की क्षति। फॉर्मूला है, लैटिन सूत्र है इंजुरिया साइन डेमनम। दूसरा सूत्र है डेमनम साइन इंजुरिया, मतलब बिना क्षति की हानि, या कोई विधिक अधिकारों की तो क्षति नहीं होती है लेकिन हानि जरूर होती है। तो बिना क्षति के हानि में विधिक अधिकारों के जब किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, उस किसी भी व्यक्ति के कृत्य से यदि दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को हानि हो जाती है तो वो प्रथम व्यक्ति, दोषपूर्ण कृत्य करने वाला व्यक्ति लायबल नहीं माना जाएगा। यह है बिना क्षति की हानि, डेमनम साइन इंजुरिया। इसमें सबसे अच्छा केस है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का। बहुत पुराना केस है, जिसमें एक अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है। वो एक हाईवे पर स्कूल चल रहा होता है। उस स्कूल के मैनेजमेंट ने एक प्रिंसिपल को उस स्कूल में प्रिंसिपल के लिए नियुक्ति दे रखी होती है। थोड़े समय के बाद वो प्रिंसिपल उस स्कूल को छोड़कर उसी स्कूल के सामने एक नया इंग्लिश मीडियम का स्कूल लगा देते हैं। इस स्कूल के बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे उस नई वाली स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं, जिनसे अगले सत्र में इनको बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है। तो ये ग्लूसेस्टर स्कूल का मैनेजमेंट उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक बात दायर करता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारी स्कूल के सामने एक अन्य स्कूल खोल दी, जिससे हमें इतने लाख करोड़ की आर्थिक हानि हुई है, इसीलिए इस आर्थिक पैसों की हानि की भरपाई की जाए, क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। न्यायालय ने कहा कि आपको बिना क्षति की हानि, आपको हानि जरूर हुई है लेकिन आपके किसी भी विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब तक किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता तब तक न्यायालय किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दिला सकता, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा केस है ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स। इसमें भी यही कहा था कि कोई कृत्य द्वेषपूर्वक भी यदि किया गया है, द्वेष भावना से भी कोई कृत्य उसे हानि पहुंचाने के लिए किया गया हो, कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का संगठन द्वेष भावना से ये तय करके किसी दूसरे व्यक्ति को या कंपनी को हानि पहुंचाने के लिए, ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स में ये हुआ। ये 1895 का केस था, जिसमें हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया और जिससे सामने वाले को हानि हुई। फिर भी यदि उसकी विधिक क्षति नहीं हुई है, उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो वो प्रतिवादी लायबल नहीं है, प्रतिवादी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक और केस है मोगल स्टीम शिप कंपनी बनाम मैक्स फ्लोगर गो एंड कंपनी। ये भी 1892 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक बंदरगाह होता है, एक बंदरगाह से चाय को दूसरे बंदरगाह पे ले जाने के लिए, जो चाय के बोरे होते हैं उनको ले जाने के लिए चाय कंपनियां होती है, वो कंपनियां, ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां होती है, उन्होंने टेंडर ले रखे होते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती है, उनमें से एक एफ नाम की कंपनी होती है, बाकी मान लो 5 ए से ई तक की 5 कंपनियां हैं, एफ नाम की कंपनी है। एफ नाम की कंपनी को घाटा पहुंचाने की नीयत से, उसके व्यापार को ठप करने की नीयत से ए से लेकर के ई तक की कंपनियां मिलकर के एक संघ बनाती है और ये तय करती है कि अपनी सारी कंपनियों के लोग मिल करके बहुत कम मार्जिन में काम करेंगे, कम पैसे में भी काम करेंगे और अपना व्यापार इतना बढ़ाएंगे, अपने व्यापारिक सहव्यवहार इतने बढ़ाएंगे कि एफ का व्यापार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ।
उनके इस प्रकार के कृत्य से, कपटपूर्वक किए गए कृत्य से एफ नामक कंपनी का व्यापार ठप हो गया। एफ नामक कंपनी गई कोर्ट में और उन्होंने कोर्ट से, न्यायालय से ये कहा कि चूँकि इन कंपनियों के कपटपूर्ण षड्यंत्र से, षड्यंत्रपूर्वक कृत्य से एक ऐसा कृत्य किया गया जिसके फलस्वरूप इन्होंने कुछ संघ के व्यापारिक नियमों के तहत कोई संघ बना के ऐसा करके उन्होंने व्यापारियों को लाभ, ग्राहकों को ज़्यादा लाभ देना शुरू किया, जिसकी वजह से सारे के सारे ग्राहक मेरे टूट गए और मेरा काम कार्य ठप हो गया। इसीलिए मुझे इतने लाख का या इतने करोड़ की आर्थिक हानि हुई है, इसीलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई चाहिए। न्यायालय ने कहा कि चूँकि उन कंपनियों के कृत्य से आपको आर्थिक हानि जरूर हुई है, लेकिन आपके किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसीलिए कभी भी विधिक क्षतिपूर्ति के लिए आप लायबल नहीं है। फिर एक आनंद सिंह बनाम रामचंद्र या 1963 का सुप्रीम कोर्ट का भी केस है, जिसमें भी न्यायालय ने इस केस में आनंद सिंह बनाम रामचंद्र 1963 एमपी का केस है। इस केस में एक व्यक्ति अपनी, यानी रामचंद्र, अपनी भूमि पर अपने घर के पास एक दूसरा आनंद सिंह का घर होता है, उन दोनों के घरों के बीच में एक संकरी गली होती है, उसमें वो आनंद सिंह अपने घर के पास में एक बहुत मोटी दीवार बना देता है। अब जब बारिश होती है, बारिश का पानी उसमें से बहता है, तो आनंद सिंह की घर की दीवार गिर जाती है। आनंद सिंह लाता है कि चूँकि रामचंद्र सिंह ने अपनी ज़मीन पर वो दीवार बनाई, जिसकी वजह से मेरा घर टूट गया। यदि वो दीवार नहीं बनाता तो पानी बराबर उसके खेत में भी, उसके घर में भी चला जाता, मेरे घर में भी चला जाता और मुझे कोई हानि नहीं होती। न्यायालय ने यह माना कि चूँकि जो आनंद सिंह का, जो रामचंद्र सिंह का जो कृत्य था दीवार बनाने का, उन्होंने अपनी भूमि पर दीवार बनाई, जिससे आपको आर्थिक हानि हुई, लेकिन फिर भी आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसीलिए न्यायालय उसको क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। सेम ऐसा एक केस शंकर बनाम लक्ष्मण का है, 1938 का केस है। इस केस में भी लक्ष्मण अपने खेत में मेड़बंदी करता है। चूँकि लक्ष्मण का खेत ऊपर की साइड होता है, नीचे की साइड में शंकर का खेत होता है। बारिश की सीजन में पहाड़ों से पानी लक्ष्मण के खेत से होकर के शंकर के खेत में आता है, जिससे शंकर के खेत में अच्छी धान की फसल होती है। लक्ष्मण अपने खेत के चारों मेड़बंदी करा देता है, चारों मेड़ बांध बना देता है, उस खेत को बांध देता है, जिससे कि पहाड़ों का पानी लक्ष्मण के खेत में ही रुक जाता है, शंकर के खेत में नहीं पहुंच पाता है और शंकर की सारी फसल नष्ट हो जाती है। शंकर लक्ष्मण के खिलाफ अपनी फसल से नष्ट होने से जो आर्थिक हानि हुई है, उसके लिए वाद लाता है। इसके कृत्य को अपकृत्य के तहत दायी ठहराने के लिए कि शंकर ने जो कृत्य, लक्ष्मण ने जो कृत्य किया, उसकी वजह से मुझे आर्थिक हानि हुई। क्योंकि लक्ष्मण ने अपने ही खेत में वो मेड़बंदी की थी, इसीलिए उसने शंकर के किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया था और इसीलिए वो लायबल नहीं माना गया। ऐसा ही है टाउन एरिया कमेटी का नाम प्रभु दयाल या 1975 का केस। प्रभु दयाल ने एक अपनी जमीन पर अवैध रूप से नगर निगम की बिना परमिशन से, टाउनशिप की बिना परमिशन से 16 कॉमर्शियल दुकानों का निर्माण कर दिया। नगर निगम की टीम ने इसे अवैध मानते हुए गिरा दिया। उस दुकानों के निर्माण को गिराने के फलस्वरूप उसको बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई और उसने इस टाउन एरिया कमेटी के खिलाफ प्रभु दयाल ने, फिर आगे यहाँ अपील में टाउन एरिया कमेटी आई होगी, इसीलिए प्रभु दयाल का नाम रेस्पोंडेंट में है, प्रतिवादी के रूप में लिखा है। तो प्रभु दयाल ने टाउन एरिया कमेटी के खिलाफ एक वाद दायर किया कि चूँकि इनके कृत्य से, दोषपूर्ण कृत्य से जो इन्होंने दुकानें गिराई वो इनका कृत्य, इस कृत्य से मुझे इतने लाख की हानि। न्यायालय ने ये कहते हुए प्रभु दयाल के बाद को खारिज किया कि चूँकि टाउन एरिया कमेटी ने आपको इतनी लाख की या इतने करोड़ों की आर्थिक हानि पहुँचाई, लेकिन ये कमेटी अपनी लीगल स्टैंडिंग के तहत विधिक कर्तव्य निभा रही थी और आपने जो निर्माण किया था वो बिना किसी अनुमति के किया था। नगर निगम की
परमिशन के बिना जो भवन निर्माण हुआ था वो अवैध था और इसको गिराने से आपके किसी भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, इसीलिए लायबल नहीं है। इस प्रकार जो विधिक क्षति है वो केवल विधिक अधिकारों के उल्लंघन से ही विधिक क्षति होती है, विधिक क्षति मानी जाएगी। और बिना विधिक अधिकार के यानी किसी भी विधिक अधिकार के हनन के बिना यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती है दूसरे व्यक्ति के कृत्य से, तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए लायबल नहीं है जब तक कि उसने अपने कृत्य द्वारा किसी दूसरे के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया।